लास्ट क्लास में क्या देखा था हमने? ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी। हमारे पास कैटेगोरिकल, नॉमिनल, ऑर्डिनल ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होती है। सही। अब हमारे पास डेटा प्री प्रोसेसिंग में लास्ट स्टेप रह गया। लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है? फीचर स्केलिंग। सही। अब हमें उसको डिस्कस करना है कि हमारे पास फीचर स्केलिंग में कौन कौन सी टाइप होती है और कब किस तरीके से फीचर स्केलिंग की जाएगी। सही है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब तुम्हें डायग्राम जो नज़र आएगी, जो पिक्चर नज़र आ रही है, इमेज, इसमें देखो, इसमें गेट करो। दो हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं? एक हमें नज़र आ रहा है मेल की हाइट इन फीट, अब यूनिट पे गौर करो। और दूसरा हमारे पास क्या है? फीमेल की हाइट इन सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या है कि ये दोनों हाइट तो हैं लेकिन दोनों के यूनिट अलग अलग है। तो अब जब एल्गोरिथम को ऐसा डेटा दिया जाएगा तो वो एल्गोरिथम क्या होगा? एल्गोरिथम यूनिट नहीं पता उसको। एल्गोरिथम जो है वो सिर्फ नंबर्स पे फोकस करता है। नंबर क्या है? अब इस कंपेयर में, इस कंपैरिजन में वो हमेशा डिसाइड करेगा, वो हमेशा कंपैरिजन में फीमेल की हाइट को क्या मानेगा? बड़ा मानेगा, क्योंकि उसको बड़ा डेटा नज़र आ रहा है। उसको ये नहीं पता कि 150 सेंटीमीटर छोटा होता है फीट से। बात समझ में आ रही है? तो यूनिट डिफरेंस एल्गोरिथम को नहीं पता। अगर तुम ऐसा डेटा दे के ट्रेन कर रहे हो तो हमेशा वो बाइजनेस की तरफ चला जाएगा। बाइजनेस का मतलब एक तरफा, यानी कि फीमेल पे डिपेंडेंट रिजल्ट देगा। यानी कि फीमेल है तो उसकी क्या है? हाइट ज़्यादा है, बड़ी है, और मेल की कंपैरिजन में हाइट हमेशा छोटी ही कंसिडर करके चलेगा। वो ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव उसका गलत हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास, इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है? हमें करना पड़ता है फीचर को स्केल। स्केल करने के लिए दो मेथड है। जैसे हमारे पास आउटलायर्स डिटेक्ट करने के लिए दो मेथड थे। कौन कौन से थे? जेड स्कोर और आई क्यू आर। वही चीज़ यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ नाम क्या है? यहाँ हमारे पास दूसरे नाम से रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है? यही फोकस करेंगे कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो कोई और मेथड अप्लाई करेंगे, और अगर हमारे पास स्क्यूड डेटा होगा तो हम कोई और मेथड अप्लाई करेंगे। बात क्लियर है? तो अब वो मेथड क्या अप्लाई करेंगे, वो मेथड हमारे पास आगे आएगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हम देख लें कि स्केलिंग कहाँ कहाँ होती है। तो देखो, स्केलिंग दो तरीके की हो सकती है। स्केलिंग किस रेंज में, यानी कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं इसको एक ही पैटर्न पे लाना चाह रहा हूँ। यानी कि ये जो 8 है ये भी एक पैटर्न की वैल्यू पे आ जाए, और ये जो तुम्हारे पास यहाँ पर हाइट ये वाली है 150, ये भी एक पैटर्न पे आ जाए। तो वो कैसे आएगा? स्केलिंग देखो दो ही तरीके से होती है। या तो -1 से 1 के दरमियान में होगी, या फिर तुम्हारे पास 0 से लेके 1 के दरमियान में होगी। अब ये जो दो चीज़ें लिखी हुई हैं, ये दो अलग अलग टेक्निक के डेटा का हमारे पास कंपैरिजन है। यानी कि अगर यहाँ देखो -1 to 1, तो ये क्या है? ये हमारे पास होगी स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक, जब हमारा डेटा नॉर्मल होगा। अगर नॉर्मल होगा तो हम इसको फोकस करेंगे, और अगर हमारे पास डेटा स्क्यूड होगा तो हमारे पास दूसरी टेक्निक आती है, नॉर्मलाइजेशन। नाम इसका नॉर्मलाइजेशन है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड से रिलेट नहीं करना। क्लियर? तो यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ चीज़ लिखी हुई है, सेकंड पॉइंट, दिस लास्ट स्टेप इन्वॉल्व इन डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड बिफोर एमएल मॉडल ट्रेनिंग। यानी कि ये सबसे आखिरी स्टेप है, और ये आखिरी स्टेप कहाँ किया जाता है ये तुम्हें लेक्चर में अभी पता चल जाएगा कि कब करते हैं, इसकी भी इंपॉर्टेंस है। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेटा नॉर्मलाइजेशन। यानी कि ये भी डेटा प्री प्रोसेसिंग का पार्ट है। हमने डेटा क्लीनिंग देखा, हमने यहाँ पर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन देखा, उसके बाद तीसरा पार्ट डेटा नॉर्मलाइजेशन टेक्निक। नॉर्मलाइज कर रहे हो यानी कि वैल्यू को क्या कर रहे हो? चेंज करके अपने पैटर्न में ढाल रहे हो, 0 से 1 के दरमियान में या फिर -1 से 1 के दरमियान में, यानी कि अपने हिसाब से स्केल कर रहे हो। क्लियर? तो यहाँ पर देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ स्टेप, कि हम सिर्फ किस पे करते हैं स्केलिंग? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें देखो, यहाँ पर अगर डिस्कस देखो तो मैंने आखिरी वेरिएबल को डिस्कस नहीं किया। कौन सा? लाइफ स्पैन इन ईयर। हो सकता है कि भाई ये हमारे पास क्या हो? टारगेट वेरिएबल हो। तो हम कभी भी टारगेट वेरिएबल को जो प्रेडिक्ट करना है उसको
स्केल नहीं किया जाता, क्योंकि हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू चाहिए होती है। वही नहीं मिलेगी तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है, प्रेडिक्शन क्या आ रही है। तो वो हमेशा याद रखो कि टारगेट वेरिएबल को कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल को। क्लियर। और यहाँ सबसे लास्ट पॉइंट ये भी यहाँ देख लो, याद रख लो, वी फिट फीचर स्केलिंग विथ ट्रेन डेटा। फिट किस पे करते हैं? ट्रेन डेटा पे करते हैं। और ट्रांसफॉर्म किस पे किया जाता है? ट्रेन और टेस्ट पे। ये चीज़ याद रखोगे, ये पॉइंट फिक्स फीड करके यहाँ पर चलो, आगे लेक्चर में तुम्हें यही चीज़ रिटर्न होगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा था मैं, ट्रेन और टेस्ट। क्लियर। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये एग्जाम्पल तुम्हें मैं बता चुका हूँ, तो इस स्लाइड को नहीं देखेंगे हम इन डिटेल, ये मैंने बता दिया तुम्हें कि क्या मसला क्या है डेटा के साथ। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं कि भाई हमारे पास कुछ एल्गोरिथम्स को भी ये चाहिए होता है। फीचर स्केलिंग कहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, कहाँ पर होता है? तो ऐसे एल्गोरिथम्स जो क्या कैलकुलेट करते हैं, जो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, उसमें मसला होता है ज़्यादा। तो ये जितने भी तुम्हें नाम नज़र आ रहे हैं ना एल्गोरिथम के, ये सारे वो एल्गोरिथम हैं जो डिस्टेंस कैलकुलेशन करते हैं। और डिस्टेंस कैलकुलेशन का ये फॉर्मूला है, अभी इसकी डिटेल में नहीं जा रहे कि डिस्टेंस कैलकुलेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है। सिर्फ ये याद रखो कि ये कुछ एल्गोरिथम की लिस्ट नज़र आ रही है, इसको अगर लगाओगे तो डिमांड करेगा एल्गोरिथम कि भाई आप अपने फीचर, यानी कि तुम्हारा जो आउटपुट है एल्गोरिथम का वो सही नहीं आएगा अगर तुम फीचर स्केल नहीं करते। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हमें इन एल्गोरिथम्स पे ख्याल रखना है कि भाई फीचर स्केलिंग करी जाए लाजमी। बात क्लियर है? हर जगह फीचर स्केलिंग नहीं होगी, डेटा को देखोगे और फिर उस पर आइडेंटिफाई करके करोगे काम। क्लियर। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास और कुछ ये एल्गोरिथम्स हैं जिस पे ये चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, करो या ना करो कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा। कौन कौन से? डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, ये जो हैं अगर इस पे कर भी लिया जाए तो कोई मसला नहीं है, अगर ना भी किया जाए तो भी कोई मसला नहीं है। क्लियर। तो क्योंकि इनका रनिंग प्रोसेस अलग होता है, ये कुछ अलग तरीके से ये डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करते, ये ट्री बनाते हैं। तो जब ट्री की बात हो रही है तो वहाँ पर फिर ये मैटर नहीं करता कि हमारे पास फीचर स्केल हो नहीं हो, ये अलग तरीके से रिजल्ट इंटरप्रेट होता है। बात क्लियर है? तो जब तुम डिसीजन ट्री पढ़ोगे, सारे एल्गोरिथम्स देखेंगे, वहाँ पर और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्यों है, क्या वजह है फीचर स्केलिंग नहीं की जा रही। तो देखो, स्केलिंग करने के मेथड बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा काम सिर्फ दो मेथड से हो जाएगा जो हाईलाइटेड नज़र आ रहे हैं, और यही वर्ड मैंने अभी यूज़ किया था। एक मिन मैक्स स्केलर है जिसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, और एक है स्टैंडर्ड स्केलर जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन। अब एक एक करके देखना है कि ये दोनों कहाँ फिट होते हैं। तो देखो, सबसे पहले कुछ चीज़ याद आ रही होगी तुम्हें पिक्चर देखकर, जो हमने डेटा साइंस विद आर में पढ़ी थी। क्लियर। क्या याद आ रहा है? z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो ये होता है हमारा z स्कोर मेथड, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं? अपनी वैल्यू को नॉर्मलाइज यानी कि स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड में लेकर आ रहे हैं। स्टैंडर्ड कौन सा? कि जब तुम स्टैंडर्ड देखोगे तो तुम्हारे पास मीन जो है वो हमेशा क्या आएगा? 0, और स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ आ जाएगा? 1। अगर ऐसा तुम्हारे आउटपुट में हो रहा है, तुमने डिस्क्रिप्शन देखी और तुम्हारी डिस्क्रिप्शन में ये आ रहा है कि भाई मीन आ गया 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 1, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी सारी वैल्यू क्या हो चुकी हैं? स्केल हो चुकी हैं। किस पे? स्टैंडर्ड स्केलर के थ्रू। बात समझ में आ रही है? ये आइडेंटिफिकेशन है कि तुम्हारी स्केलिंग ऐसी हो जानी चाहिए, मीन ऐसा हो जाना चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन। और यही गॉशन ने क्या किया है? गॉशन जो साइंटिस्ट था जिसने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड का कॉन्सेप्ट निकाला है, उसने यही चीज़ देखी है, उसने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई कोई भी चीज़ करोगे मीन 0 हो जाए, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाए, इसका मतलब है स्केलिंग तुम्हारी क्या हो गई है? फिक्स्ड। बात क्लियर है? और यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ तुम्हारी फार्मूला इम्प्लीमेंट होगा। इस फॉर्मूले को हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद करेगा ये मेथड, सिर्फ हमें समझने की ज़रूरत है कि क्या कर रहा है। एक्स क्या है बताओ? यहाँ पर बताओ, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन तो समझ में आ गया, ये तुम्हें पता भी है। एक्स क्या है? क्या हो सकता है एक्स?
भाई हम किसकी स्केलिंग कर रहे हैं? टॉपिक का नाम क्या है? जो ऊपर सबसे पहले मैं फोल्डर का नाम जो बना हुआ था, स्केलिंग से पहले क्या था? क्या था स्केलिंग से पहले? हाँ ज़ोर से बोलो ना, मुझे तो आवाज़। फीचर स्केलिंग। तो ये क्या है? ये फीचर की ऑब्जर्वेशंस हैं। यानी कि अगर मैं आर्स स्टडीड को देख रहा हूँ, तो आर्स स्टडीड की एक एक वैल्यू वो क्या कहलाएगी? एक्स। यानी कि अगर 23 है तो पहली वैल्यू 23 रखी जाएगी, और उसको क्या करा जाएगा? म्यू की वैल्यू से माइनस, और देन स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड। तो हमारे पास एक स्केल्ड वैल्यू आ जाएगी। यही काम हर ऑब्जर्वेशन पे होगा। यानी कि मेरे पास डेटा सेट में आर्स स्टडीड की 6000 वैल्यू है, तो हर एक वैल्यू के लिए क्या करेगा? कैलकुलेशन करेगा। बात समझ में आ रही है? तो हर फीचर पे, जिस फीचर पे अप्लाई करोगे, उस फीचर पे ये आउटपुट तुम्हें आने वाला है, मिलने वाला है। क्लियर? तो ये चीज़ हमारे। अब तुम ये बताओ, म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रखोगे? मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ से आएगा? जो भी हमारे पास फीचर होगा उसका मीन निकलेगा, और जो भी हमारे पास फीचर है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। मैं ये चेक करना चाह रहा था कि कहीं तुम ये जवाब ना दो कि तुम्हारे पास तुम मीन 0 रख देंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन 1। ये करने के बाद आउटपुट आना चाहिए ऐसा। बात समझ में आ रही है? ये जब स्केल्ड हो गई हैं तो ये अप्रूव होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब है प्रॉपर्ली स्केल्ड हो गई। क्लियर है बात? तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास इस तरीके से चल रही होती है। ये तुम्हारे पास देखो, अब ये इन डिमांडिंग एक चीज़ है इसमें, कि अब इसको अप्लाई कब किया जाए? जब तुम्हारे पास तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल स्टेट पे हो। कब करोगे स्टैंडर्ड स्केलर को? जब तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूशन, तुम्हारे डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, तब तुम क्या करोगे? तब उस पर ये अप्लाई करोगे स्टैंडर्ड स्केलर। सही। आगे जो है वो स्क्यूड वाला है जो मिन मैक्स स्केलर देख रहे थे। बात क्लियर है? तो अब इसको देख लेते हैं कि भाई हमारे पास इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाएगा। इम्प्लीमेंट करने से पहले सिर्फ ये चीज़ ये दिमाग में बिठा के रख के जाओ। कौन सा पॉइंट? ये वाला 5वां पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ ये दिमाग में बिठा के रखे जाओ, ट्रेन टेस्ट। क्योंकि यही तुम्हें नज़र आएगा लेक्चर। क्लियर? तो इसको रखो दिमाग में, और यहाँ पर आते हैं हम, और पहले देखते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन को किस तरीके से करना है और हमें स्केल कैसे करना है। क्लियर? अच्छा भाई, अब देखो यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर देखो क्या किया हुआ है। यहाँ पर मैंने पूरा, मेरे पास नहीं है फॉर्मेट, तो मैं सिर्फ किसको कंसिडर कर रहा हूँ? मैं सिर्फ नंबर्स को कंसिडर कर रहा हूँ। क्लियर? तो अब तुम क्या कर सकते हो? जिसको स्केल करना है उसको कंसिडर कर सकते हो। क्लियर? तो मेरे पास क्या है? मैं सारे नंबर्स को कंसिडर कर रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पर आवर्स स्टडीड ये न्यूमेरिकल है, अटेंडेंस भी न्यूमेरिकल है, स्लीप आवर्स भी न्यूमेरिकल है। लेकिन तुम्हारी क्या होगी जस्टिफिकेशन कि तुम क्या चेक करो कि आया कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। क्लियर? अगर है तो लगाओगे, इसमें रखोगे क्योंकि स्टैंडर्ड स्केलर है। अगर नहीं है तो नहीं रखा जाएगा। स्टैंडर्ड स्केलर पे उसके लिए सही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सिर्फ अपने डेटा सेट से एक्सट्रैक्ट कर लिए न्यूमेरिकल कॉलम। अभी मेरा टारगेट ये है कि बस न्यूमेरिकल कॉलम न्यूमेरिक पे करके दिखा दूँ तुम्हें, लेकिन लॉजिकली तुम्हें वो सब चीज़ें वेरीफाई करनी है, वैलिडेट करनी है। क्लियर? अब उसके बाद यहाँ पर इम्प्यूटेशन हुई हुई है। ये इम्प्यूटेशन क्या हुई हुई है कि नल वैल्यूज़ को हैंडल किया जा रहा है। किससे इम्प्यूट किया हुआ है? मीन से। क्लियर? मीडियन से करो, मीन से करो, यानी कि फिल होनी चाहिए वैल्यू। असल जो काम है वो तुम्हारा देखो यहाँ है, जो मैं डिस्कस कर रहा था तुम्हारी एग्जाम्पल में। अब तुम क्या करने जा रहे हो? ये जब मॉडल ट्रेन किया जा रहा होता है ना, तब हमारे पास हमें सबसे पहला काम यही करना होता है। क्या चीज़? पहले इसको देखो, लाइब्रेरी को, तो तुम्हें समझ में आएगा जो फीड करवा के आया हूँ। क्या? ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। यानी कि तुम्हारा डेटा दो हिस्सों में टूटना चाहिए। एक जो है वो तुम्हारी टेस्टिंग डेटा है, यानी कि अनसीन डेटा, और एक जो है तुम्हारा कौन सा है? सीन डेटा। किसके लिए? मॉडल के लिए। जो आगे तुम्हारा मॉडल है उसको एक डेटा दिया जाएगा जो कि वो देखेगा, लर्न करेगा,
और एक डेटा थोड़ा सा हिस्सा पार्ट हम अब सेव रखेंगे किसके लिए, कि अनसीन डेटा को कैसे रिएक्ट करता है उस पर, यानी कि अनसीन डेटा उसने नहीं देखा है उस पर क्या प्रिडिक्शन दे रहा है वो। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ देखो क्या कर रहे हो, अब ये तुम बताओगे कि मैं इस डेटा सेट के अंदर से एग्जाम स्कोर को क्यों हटा रहा हूँ। अब ये चीज़ मैं स्लाइड पे एक्सप्लेन करके आया था। इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट, या उससे आसान वर्ड दूसरा था, टारगेट वेरिएबल, क्योंकि ये प्रेडिक्टेड वेरिएबल है, प्रेडिक्ट करना है मुझे। बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या बोला था कि भाई प्रेडिक्टेड वेरिएबल जो प्रेडिक्ट करना है उसको हम कभी भी स्केल नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है भाई? तो यहाँ और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ सेपरेशन क्यों कर रहे हो, सेपरेशन करने की वजह क्या है, सेपरेशन करने की वजह एक और है कि हम क्या कर रहे हैं, हम x में कौन सा डेटा रखते हैं, हम x में सारा डेटा रखेंगे, कौन सा, ये वाला, कौन सा रखा है, आवर्स स्टडीड, अटेंडेंस, स्लीप आवर्स, प्रीवियस स्कोर, ट्यूटोरिंग सेशंस और फिजिकल एक्टिविटी। x में क्या नहीं जा रहा, एग्जाम स्कोर, वो कहाँ जा रहा है, किस वेरिएबल में जा रहा है, y में। क्लियर? ये चीज़ समझ में आ गई, यानी कि दो वेरिएबल्स बनाए, x और y, y है टारगेट के लिए और x किसके लिए, x बाकी जो तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। क्लियर? और यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 1 क्यों किया है, x इज इक्वल्स टू 1 हमने डिस्कस किया था प्रीवियसली, वो था हमारे पास कॉलम वाइज, वहाँ मैंने गलत इंटरप्रेट कर दिया था, वहाँ मैंने रॉ वाइज बोल दिया था, कॉलम वाइज होता है। क्लियर? x इज इक्वल्स टू 1 का मतलब होता है कॉलम वाइज। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, अगर हम शेप चेक करें तो x डॉट शेप क्या होगा, यहाँ देखो क्या आ रहा है, मेरे पास रॉज वही है, कॉलम में देखो चेंजिंग आ रही है, 7 थे, कितने नज़र आ रहे हैं, 6, यानी कि एक ड्रॉप हो चुका है। यहाँ देखो क्या है, यहाँ कोई भी नहीं है, इसका मतलब है कॉलम ही सिर्फ एक है। सही, रॉज सेम है, कॉलम हमारे पास क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, y में एग्जाम स्कोर चला गया और बाकी जो 6 के 6 हैं वो कहाँ चले गए, x में चले गए। अब तुम्हें स्प्लिटिंग करनी होती है कुछ इस तरीके से, क्या क्या कर रहे हो, 4 चीज़ें हैं, x ट्रेन, x टेस्ट, y ट्रेन, y टेस्ट। सही, तो अब ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि तुम अब डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हो किस फंक्शन के थ्रू, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। और यहाँ क्या किया हुआ है, x कॉमा वाई, ये कौन सा x कॉमा वाई, ये x है और ये y है। आगे देखो क्या दे रहे हो, यहाँ तुम्हारे पास क्या आ रहा है, टेस्ट साइज। ये क्या है कि तुम अपना कितना टेस्टिंग डेटा रखना चाह रहे हो, आया कि वो 20% है, वो तुम्हारे पास 30% है, तो जो रेशो चलता है, जो स्टैंडर्ड रेशो होता है वो क्या होता है, मैं 80% डेटा ट्रेनिंग के लिए रखता हूँ, मतलब नॉर्मल रखा जाता है, और 20% किसके लिए रखा जाता है, टेस्टिंग केस के लिए रखा जाता है। यानी कि अनसीन डेटा कितना हमारे पास सेव होगा, 20%, और 80% किसके पास जाएगा, ट्रेनिंग, जो मॉडल लर्न करेगा। बात क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भाई? तो ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई स्केलिंग जो है वो स्प्लिट करने के बाद अप्लाई की जाती है। क्लियर? स्प्लिट करने से पहले कभी भी स्केलिंग नहीं होती, स्केलिंग हमेशा बाद में की जाएगी। और रैंडम स्टेट क्या है, रैंडम स्टेट तुम इसको देखोगे याद आ जाएगा, सेट डॉट सीड आर में इस्तेमाल किया था हमने। क्या था कि जो स्टेट पहले ले रहा हूँ वही स्टेट मेरे पास रहे, यानी कि जो ट्रेनिंग डेटा मेरे पहले चलाने पे जाएगा एक्स में, वही दोबारा चलाऊँ तो भी वही जाए, यानी कि एक ही स्टेट सेव रहे। तो 42 क्या है, नंबर है, आइडेंटिटी, वो 43 भी हो सकती है, 41 भी हो सकती है, यानी कि उसको याद रखने के लिए कि भाई हर दफ़ा एक ही डेटा लेके जाओ, टेस्ट में एक ही रखो, ट्रेन में एक ही रखो, क्योंकि गलत इंटरप्रिटेशन होने लगी, एक दफ़ा कुछ और देगा रिजल्ट, दूसरी दफ़ा कुछ और, क्योंकि डेटा चेंज हो रहा है, डेटा बार बार चेंज हो रहा है, तो उसको फीड फिक्स करना है, फिक्स करना है, वो ऐसे होगा फिक्स। बात क्लियर है? अब देखो यहाँ खुद समझ में आ जाएगा तुम्हें, एक्स ट्रेन है, वाई ट्रेन है, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट। तो देखो मेरा 20% और 80% कैसे डिवाइड हो गया, तो तुम्हें रेशो समझ में आ रहा है, 6000 था, 5285 क्या हुआ, 80% है समझो, ये मेरा डेटा सेट का 80% रिकॉर्ड है,
जो यहाँ आ गया, और ट्रेन में भी आ गया मेरे पास क्या, मेरे पास आ गया 5285। हमने सुपरवाइज लर्निंग में क्या पढ़ा था, सुपरवाइज लर्निंग में यही पढ़ा था कि भाई हमें लेबल डेटा देना होता है, यानी कि मैं इनपुट भी दूंगा और आउटपुट भी दूंगा। तो वाई ट्रेन क्या है, आउटपुट भी दे रहे हो कि भाई ये डेटा है और इसका एग्ज़ाम स्कोर इतना है, लर्न कर लो इसको। बात क्लियर है? तो यही सारी चीज़ें तुम्हारे पास चलती रहेंगी। और टेस्टिंग के लिए जो मॉडल को नहीं पता होगा वो क्या है, वो ये है 1322 ऐसे डेटा सेट है पूरा जो मॉडल ने नहीं देखा होगा, यानी कि उसके लिए नया डेटा होगा। क्लियर? ये नया डेटा होगा। और टेस्टिंग के लिए हमारे पास ये भी हमारा क्या होगा, ये हम किस लिए देखेंगे, ये हम देखेंगे कि जो वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहा है वो इससे कितना मैच हो रही है। वो आया कि मेरा मॉडल 67 प्रिडिक्ट कर रहा है और वैल्यू क्या आ रही है 65 एक्चुअल, और मेरा मॉडल क्या दे रहा है 90 दे रहा है, तो मेरी वैल्यू क्या आ रही है 75। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर क्या होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। बात समझ में आ रही है भाई? ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई ट्रेनिंग और टेस्टिंग पहला पार्ट होता है, ये हमें करना होता है, जब जाके तुम्हारी स्केलिंग क्या होगी, आगे की जाएगी। अब देखो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, यहाँ तुम्हारा आ गया स्टैंडर्ड स्केलर, और स्टैंडर्ड स्केलर तुम्हारे पास ऊपर इंपोर्ट है, सब चीज़ें एक ही जगह से आ रही हैं, प्री प्रोसेसिंग, क्योंकि काम ही तुम डेटा प्री प्रोसेसिंग कर रहे हो। क्लियर? तो अब ये तुम्हारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, यानी कि मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेरा क्या है, डेटा नॉर्मल है, मतलब मैंने स्टैंडर्ड स्केल सेलेक्ट किया है तो इसका मतलब है मेरा सारा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर? और यहाँ क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर वो स्लाइड वाली बात आ गई कि मैं फिट किसको कर रहा हूँ, अपने एक्स ट्रेन को। और यहाँ आके देखो, वी फिट फीचर स्केलिंग विथ ट्रेन डेटा एंड ट्रांसफॉर्म ऑन ट्रेन एंड टेस्ट बोथ, यानी कि फिट सिर्फ किस पे करेंगे, ट्रेन पे, और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों पे लगाई जाएगी, क्योंकि दोनों पे स्केलिंग चाहिए हमें। बात क्लियर है भाई? तो यही चीज़, यही पॉइंट जो है वो यहाँ लिखा हुआ। क्या करेगा ये फिट क्या कर रहा है, तो वो जो हम समझ के आए क्या कैलकुलेट करेगा, यही तो चीज़ कैलकुलेट करेगा जो हमने इतनी देर तक समझी है, क्या, कैलकुलेट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि वो जो फॉर्मूला था ये फिट करते वक्त वही फॉर्मूला अप्लाई करेगा हर ऑब्जर्वेशन पे। क्लियर? और हर ऑब्जर्वेशन पे जब वही फॉर्मूला अप्लाई किया तो मैं क्या देखूंगा, मैं इसी स्टैंडर्ड स्केलर की दो चीज़ें देखूंगा, एक मीन और दूसरा स्केल का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? यहाँ एस नहीं लिखा हुआ, यहाँ स्केल लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये स्टैंडर्ड डेविएशन है सारी, और ये क्या है मेरी, ये सारे मीन्स हैं। ये अलग अलग कॉलम के क्या आ गए, मीन आ गए, यानी कि ये मीन किसका है, आर्स स्टडीड का, ये मीन किसी और का होगा, ये मीन दूसरा। क्लियर? और फिर तुम क्या कर लोगे, अगर तुम इसको देखना चाहते हो एक्सट्रेन डॉट डिस्क्राइब, तो तुम्हें कुछ इस तरीके से भी आउटपुट नज़र आ जाएगा। कैसे? मेरा जो टारगेट है वो क्या है, मीन है, देखो आ गया, और स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि जितना तुम्हारे पास ट्रेनिंग में डेटा है, एग्जाम स्कोर नहीं आ रहा। बात समझ में आ रही है भाई? तो सबका मीन तुम्हें नज़र आ रहा है, बजाय अलग अलग चेक करो, सबका मीन नज़र आ रहा है और तुम्हारे पास तुम्हारे स्टैंडर्ड डेविएशन नज़र आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? सिर्फ दो ही चीज़ें देखनी है तुम्हें स्टैंडर्ड स्केलर में, बाकी कुछ मतलब नहीं है क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है, अभी छोड़ दोगे उसको। क्लियर? और यहाँ देखो क्या कर रहे हो, अब ये वही पॉइंट आधा जो पांचवा पॉइंट था कि फिट किया है ट्रेन पे, और ट्रांसफॉर्म किस पे कर रहे हो, ट्रेन पे भी कर रहे हो और टेस्ट पे भी कर रहे हो, दोनों पे करना है ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन करके जब देखोगे तो तुम्हारी वैल्यूज़ ट्रांसफॉर्मेटेड फॉर्म में क्या आ जाएंगी। अगर ये लिख रहे हो तो इसका मतलब है ये एरे रिटर्न कर रहा है, जिसको मुझे डेटा फ्रेम में इन फ्यूचर बनाना पड़ेगा। सही? तो वो क्या दे रहा है, अब ये तुम्हारी ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू है, यानी कि वो जो 23, 43, 53 कुछ भी होगा, वो अब तुम्हारी एक रेंज स्केल ट्रांसफॉर्मेशन स्केल में आ गया है, और वो चीज़ तुम्हारे पास पूरी ये नज़र आ रही है तुम्हारे पास इस तरीके से, सारी वैल्यूज़ आ रही हैं ट्रांसफॉर्म्ड। अब तुम टेस्ट पे भी देख सकते हो, टेस्ट पे भी दे देगा भाई, देना दोनों जगह करना है हमें, एक जगह नहीं करना, दोनों जगह ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, टेस्ट पे भी होनी चाहिए और ट्रेन पे भी, क्योंकि ये भी एल्गोरिथम जब उसने ये ट्रेन करके आया है ऐसी वैल्यूज़ पे,
अब मैं टेस्ट पे क्या करूँ, बगैर ट्रांसफॉर्म वाली दे दूँ उसको, तो वो तो कुछ और ही रिजल्ट देगा बिगड़ा हुआ। तो दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए, ट्रेनिंग भी और टेस्टिंग भी। क्लियर। और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, मैं एक फ़ाइनल चीज़ करूँगा कि भाई आखिरी स्टेप के मैं इसको डेटा फ्रेम में कर लूँ, क्योंकि मेन काम डेटा फ्रेम का ही है। डेटा फ्रेम में लाओगे तो तुम्हारे पास देखो कुछ ऐसे आउटपुट आ जाएगा। कॉलम सारे बताएं तुमने, और तुमने यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ आ गई। अब ये पूरी ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यूज़ हैं, सही। ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यूज़ आ रही हैं, और यहाँ पर भी टेस्ट में भी तुम्हारे पास पूरी ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यूज़ आ रही हैं। यानी कि जितने कॉलम्स उसको दिए थे उसने फीचर स्केलिंग करके, यानी कि अब सब चीज़ों का स्केल एक पैटर्न पे, एक रेंज के अंदर सारे नंबर्स हैं। अब ना कोई बड़ा है ना छोटा है, जो हम एग्जाम्पल में डिस्कस करके आए थे कि अगर फीमेल की हाइट जो है 140 है और मेल की हाइट जो है वो 8 फीट है, तो सेंटीमीटर और फीट एक जगह आ गए। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अब तुम्हारी एक ही जगह लाए कर रही है दोनों की वैल्यू, तो अब मॉडल को लर्न करने में आसानी होगी, सही, इस डेटा सेट पर। लेकिन हर जगह स्टैंडर्ड स्केलर डिमांड नहीं होता। मैं अगर यहाँ पर बोलूँ तो यहाँ पर स्टैंडर्ड स्केलर इतना डिमांडिंग नहीं है। उसकी पहचान बताऊँ क्या है, उसकी पहचान देखो कि यहाँ तुम्हें जो डेटा नज़र आ रहा है वो क्या है। आवर्स स्टडीड में देखो 23, 84, प्रीवियस स्कोर्स में देखो स्लीप आवर्स में 7, 8, 73। यानी कि अगर इसकी रेंज बनाई जाए तो रेंज कोई आउटसाइड नहीं आएगी। यानी कि ये जो प्लॉट है, अगर मैं इसको ऐसे भी बनाऊं भी, तो प्लॉटिंग में कोई ऐसा एडजस्ट एज सच डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि सारी वैल्यूज़ जो हैं वो कहाँ लाए कर रही हैं, ये भी तो एक रेंज ही है, 0 से 100। यानी कि हर वैल्यू जो है वो इसी के अंदर है, किसी भी कॉलम की देखो। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मुझे इस में स्केलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसमें स्केल ना भी करूँ, इसको समझने के लिए करना है। हाउस प्राइजेस में हो सकता है कि मैं हाउस प्राइजेस वाले उसमें यानी कि एक कॉलम हो मेरे पास यहाँ पर 2, 23, और एक मैं बोल रहा हूँ, एक में वैल्यूज जा रही है मेरे पास 10,000, 1 लाख। अब ये मेजर डिफरेंस है, ये है बहुत बड़ा डिफरेंस। यानी कि एक 100 की रेंज में चल रही है 0 से 100, और एक चल रही है 1000 to 10,000 की रेंज में। तो ये मेजर डिफरेंस है। ये वो वाली एग्जांपल है मेल और फीमेल वाली, यानी कि वो 8 फीट यूनिट, और या फिर तुम्हारे पास ऐसे। तो हम इस तरीके से देखते हैं, ऐसे देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है कि तुम्हारे डेटा सेट में स्केलिंग रिक्वायर्ड है भी या नहीं है। बात समझ में आ रही है भाई। तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारा पूरा पैटर्न होगा। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तुम लोगों ने सारे, मैं स्क्रॉल करता जा रहा था। इसको इम्प्लीमेंट कर लो, फिर हम दूसरा भी देख लेंगे स्क्यूड वाला।